तो जय हिंद। आपको पता है बच्चों कि करंट अफेयर जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैं मंथली वाइज आपका करंट अफेयर सीरीज बना रहा हूं, तो इस महीने की करंट अफेयर सीरीज भी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, आप लोग क्या करें, नोट्स बना सकते हैं, एक पेपर बनाइए, उसमें आप सारे करंट अफेयर नोट करिए। करंट अफेयर नो डाउट आपके जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये सारे मैं आपके मंथ वाइज बना रहा हूँ। जनवरी 2023 की बन चुकी है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। अब दिसंबर 2022 की मैं करंट अफेयर सीरीज बना रहा हूं, जो आपके टीजर में आप लोगों ने देखा होगा। तो दिसंबर 2022 की ये करंट अफेयर सीरीज है। मीनवाइल में दरवाजा बंद कर देता हूं। अब देखो ध्यान से देखना आपके पास क्या है। तो पहली न्यूज आपके पास जो करंट अफेयर दिसंबर 2022 की है, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके नॉर्मल एग्जाम्स है उनके लिए, आपके यूपीएससी सीएससी के लिए जो करंट अफेयर है वो थोड़े अलग टाइप के आते हैं। हालांकि इस पे से मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो सीएससी में आए हैं इन्हीं करंट अफेयर्स में से, बट स्पेसिफिक सीएससी के लिए जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग जो है उसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। एपीएफसी का टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप लोग जो है लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहली न्यूज है आपके पास विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपके पास क्रिकेट ट्रॉफी होती है, जो आपके पास सौराष्ट्र ने जीती है। किसने जीती इस बार? सौराष्ट्र ने। तो सौराष्ट्र की टीम ने जीती और उसने महाराष्ट्र को हराया 5 विकेट से। तो 5 विकेट से हराकर महाराष्ट्र को सौराष्ट्र की टीम जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुकी है 2022 की। तो ध्यान से देख लेना आप लोग, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? सौराष्ट्र जीता है, और इसको हराकर महाराष्ट्र को। दूसरी बड़ी खबर है आपके पास कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 4 टियर आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, यूसीबी जो होती हैं, उनके लिए आपके पास 4 टियर स्ट्रक्चर बना दिया है। एक कमेटी अपॉइंट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डेप्यूटी गवर्नर, एक्स डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आपके पूर्व जो डेप्यूटी गवर्नर हैं एनएस विश्वनाथन, उनकी चेयरमैनशिप में जो है आपके पास एक कमेटी अपॉइंट की गई थी। उस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर द यूसीबीज गवर्नेंस। और आपके पास जो है इसमें 4 टियर में आपके पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जो है क्या किया गया है, आपको डिवाइड किया गया है। तो पहले टियर 1 है, और टियर 1 यूसीबी वो होते हैं जिनके पास जो है डिपॉजिट जो है वो आपके पास 100 करोड़ तक हैं, ठीक है। और वो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में अपने जो है क्या कर रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर्स है, ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके जो ब्रांचेस हैं वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तो आपके पास 100 करोड़ तक जो है इसके बाद डिपॉजिट है, और उसके जो ब्रांचेस है, जो आपका एक ब्रांच है या तो डिस्ट्रिक्ट से आसपास के जिलों में है, उसे हम लोग कहेंगे आपके पास टियर 1। टियर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं आपके पास देखा होगा आपने, ठीक है। उनमें क्या है आपके पास, जिन्हें हम सहकारी बैंक भी कहते हैं। तो उन सहकारी बैंक में टियर 2 क्या होगा, आपके पास 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक का, जिसमें कॉर्पस होगा आपके पास डिपॉजिट 1000 करोड़ से कम और 100 करोड़ से ज्यादा होगा। टियर 3 के जो यूसीपीज हैं, देखो उसमें क्या है 1000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में कॉर्पस होगा। टियर 4 में जो है बोला गया है कि 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ से ज्यादा का अगर कॉर्पस है तो आपके पास टियर 4 है। और ये अपने आप में काफी बड़े बैंक है जिनमें काफी जनता का पैसा रहता है। इनके जरा भी प्रॉब्लम आने से दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ साल पहले हुआ था। अब देखो ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं बेसिकली एक अलग टाइप के बैंक है, सहकारी बैंक जिन्हें आप लोग बोलते हो। और ये जो है आपके पास ड्यूअल तरीके से रेगुलेट होते हैं। पहली बात तो ये रजिस्टर्ड होते हैं एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपके पास जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उसके लिए एक कानून बनाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। तो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। हर राज्य सरकार के पास ये जो होती है ताकत होती है, शक्ति होती है कि अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको रेगुलेशन के लिए कानून बनाए। पहला तो आपके पास क्या बताया कि अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक्स होते हैं, पहला किसके, आपका स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अंतर्गत होंगे, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत होंगे। दूसरा आपके पास क्या है, मल्टी स्टेट, अगर वो ज्यादा मल्टी स्टेट्स को कवर कर रही है तो मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट 2002 है, उसके अंतर्गत वो रेगुलेट होंगे। इन दोनों में से एक कानून के अंतर्गत वो रेगुलेट हो सकते हैं। अगली बात क्या है, आपके पास पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एरा में नहीं आते थे, बट आपके पास 1960s के दौर में इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद जो है इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में भी लाया गया, अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ड्यूअल आपके पास ये रोल में होते हैं। तो ड्यूअल रेगुलेशन में ये काम करते हैं। अब यूपीएससी सीएससी 2021 में सवाल पूछा गया था, सिविल सर्विस के एग्जाम में 2021 में सवाल पूछा गया था। ध्यान से देखना, बता रहा हूं क्या। तो आपके पास बताया मैंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, अगर वो बहुत सारे राज्यों में वो कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो आपके पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कानून एक बनाया गया 2002 में, इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करने के लिए। अब देखो मैं चिल्ला के तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, इस तरीके से मेरे को पढ़ाना आता है, पढ़ाने को मैं एंटरटेनमेंट बना नहीं सकता हूँ। तो फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपका जो है कोई भी सेशन जो है वो बोरिंग सा ना हो।
पर मेरे से एंटरटेनमेंट वाली क्वालिटी मेरे को नहीं दी है। अब मैं कई बार सोचता भी हूँ क्यों नहीं है, पर ठीक है जो है। अगला आपके पास है, देखो मैंने बताया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई ने के अंडर में से डाला गया था 1960s में, इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में आते ही। ठीक है, आप डेट चेक कर सकते हैं 1966 के बाद से। अब यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आया था देख सकते हैं। यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन आया सिविल सर्विस एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था आपके? विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अभी जो पढ़ाया उसी पे बेस्ड है। इन इंडिया कंसीडर दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दे वर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो आपके पास ये रेगुलेट होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, तो लोकल बोर्ड तो गलत है, तो ये तो उड़ा दोगे। जब आपका वन उड़ जाएगा तो वन उड़ते ही आपका काम हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, दे कैन इशू इक्विटी एंड शेयर्स, डेफिनेटली दे कैन इशू। और दूसरा आपके पास ये 1966 में लाया था, मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी ने, तो ये भी आपका ठीक है। तो आपके पास 2 और 3 ईयर से ही, और ये सिविल सर्विस के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है। एपीएफसी में भी आने की इसकी संभावना है, इस वजह से मैंने आपको करा दिया। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये काम आ सकता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता दिया। अगला आपके पास है टाइम मैगजीन ने क्या बोलते हैं आपके पास 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर को व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को जो है, आपको क्या डिक्लेयर किया है पर्सन ऑफ द ईयर। इनको कंबाइन, व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। और आपको पता है जो यूक्रेन है, अब देखो यूक्रेन क्या है, आपका एक ग्राउंड हो गया है, यूक्रेन इज द वॉर ग्राउंड नाउ। और ये यूक्रेन वॉर ग्राउंड है किसका? आपका वेस्ट का। वेस्ट बोले तो आपके पास नाटो फोर्सेस वाला देश, ठीक है, यूएस लीड कर रहा है इनको। और राइट पे कौन आपके पास? रशिया। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में आपके पास कौन फंस गया है? यूक्रेन फंस गया है। ईस्ट और वेस्ट के बीच में आपका यूक्रेन फंस गया है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास इनको जो है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड आपके पास जो है दिया है, मतलब पर्सन ऑफ डिक्लेयर किया है टाइम मैगजीन ने। पहले ऐसे इंडियन जिनको टाइम मैगजीन ने ये घोषणा करी थी वो थे महात्मा गांधी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बात रखिएगा, महात्मा गांधी पहले भारतीय थे जिनको इसमें इंक्लूड किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए 1930 में। फिर से बोल रहा हूँ भाई, एंटरटेनमेंट नहीं होता मुझसे, आपको मैं बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में डेफिनेटली मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशंस। तो आप लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, इट इज़ योर ओन चैनल। अब आपके पास, और वीडियो आप पूरी देखा करिए, ठीक है, कोई भी चीज़ आपके पास गड़बड़ नहीं होगी। और कोई मैं चिल्ला चपड़े वाला जो है वैसे काम नहीं हो सकता कि मैं बहुत चीख के पढ़ाऊँ कि यही चीज़ है, यही इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, जितना आपके पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जितना भी मेरा एनालिसिस कहता है वो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगला है जमुना लाल बजाज अवार्ड 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जमुना लाल फाउंडेशन ये आपका अवार्ड देती है। 4 आपके पास देखो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के लिए, सोशल सर्विस और गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। अब देखो आपके पास पहला कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के लिए दिया गया है नीलेश देसाई को, मध्य प्रदेश के हैं नीलेश देसाई, इनको कंस्ट्रक्टिव आपके पास कार्यों के लिए दिया गया है। दूसरा आपके पास है रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास दिया गया है मनसुख भाई प्रजापति को, वो गुजरात के हैं। ये आपके पास ग्रामीण विकास के लिए है, पहला आपके पास कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए है, ठीक है, ठीक है जी। तीसरा आपके पास है, वो आपके पास है बाल विकास के लिए, वो है सोफिया साइक ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा की सोफिया साइक को जो है आपका बाल विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट मतलब आपका चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्टिव वर्क, से 3 चीज़ों के लिए दिया गया है। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आप सबको पता है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ, ठीक है, इसमें जीता कौन है? आपका अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना ये अवार्ड जीत लिया है। ऑब्वियस ही बात है, ही अर्जेंटीना इज द विनर ऑफ द वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। अगला आपके पास है, ठीक है, 2026 का वर्ल्ड कप जो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा और कनाडा और मैक्सिको में होगा, कंबाइन ये करवाएंगे 4 साल बाद। और 22वां ये सेशन था जो अर्जेंटीना ने जीता है। अगला आपके पास है, इसमें जो टॉप 4 टीम्स हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ, अर्जेंटीना, फ्रांस, क्रोएशिया और मोरक्को। अर्जेंटीना, फ्रांस, क्रोएशिया और मोरक्को, ये 4 टॉप 4 टीम्स हैं जिन्होंने ये आपका अवार्ड मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड कप में जो रही हैं टॉप 4 में, ठीक है। अगला आपके पास है गोल्डन बूट अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो गोल्डन बूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप गोल्डन बूट अवार्ड नोट भी कर लेना, ठीक है। तो काइलियान
मबापे जो है आपके पास फ्रांस के, इन्होंने 8 गोल मारे, इनको अवार्ड मिला है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। काइलियान मबापे, इनको जो है गोल्डन बूट अवार्ड मिला, ठीक है जी। अगला आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला, वो मेसी को मिला, लियोनेल मेसी ऑफ अर्जेंटीना, इन्होंने 7 गोल मारे, ठीक है। उसके अलावा 3 असिस्ट किए गोल मारने में। तो गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट किसको मिला, ये देख लीजिए, गोल्डन बॉल किसको मिला, लियोनेल मेसी को। गोल्डन ग्लोव किसे मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ग्लोव किसको मिला, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोव के लिए आप जो है एमिलियानो मार्टिनेज ऑफ अर्जेंटीना, ये गोल बचाने के लिए मिला, ठीक है, एमिलियानो मार्टिनेज को मिला ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। इसके अलावा फीफा का यंग प्लेयर अवार्ड जो मिला, वो मिला एंजो फर्डिनांडे को, ठीक है। तो आपके पास फीफा यंग प्लेयर अवार्ड, ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है आपको कौन सी टीम को, इंग्लैंड को, तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, और स्पोर्ट्स के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, एक नॉर्मल जितना एक सभ्य नागरिक को और होनी चाहिए, बस इतनी मैं इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, तो माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक है। अगला है आपके पास सिल्वर बूट अवार्ड, ये लियोनेल मेसी को मिला है, आपको पता है लियोनेल मेसी को आपके पास सिल्वर बूट। ब्रॉन्ज बूट मिला है ओलिवर ग्राउंड को ऑफ फ्रांस। सिल्वर बॉल अवार्ड मिला काइलियन मबापे को, अब ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड मिला है ल्यूका मॉड्रिक को। बस गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल आपको पता होना चाहिए, गोल्डन ग्लव अवार्ड पता होना चाहिए, इतने में आपका काम हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। अगला आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है जीआई टैग से रिलेटेड, तो जीआई टैग आपके पास होते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं जियो, ठीक है, ग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपके पास है। किस किस को मिला, आपके पास गमोसा, ठीक है, इसके अलावा तंदूर की रेड ग्राम और लद्दाख के एप्रिकॉट्स, इनको जो है आपके पास क्या मिला, आपका जीआई टैग मिला। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है 9th प्रो कबड्डी लीग जो हुई थी, ठीक है, वो किसने जीती है, जयपुर पिंक पैंथर्स ने, ठीक है। आपके पास जयपुर के पिंक पैंथर जो टीम है उसने आपके पास 9th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग जीता है, ये एग्जाम में पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। 9th प्रो कबड्डी लीग किसने जीती, आपके पास जयपुर पिंक पैंथर्स ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1954 में जो है आपका एस्टेब्लिश हुआ था, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया यूपीपीसीएस में। आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपके पास 1954 में हुआ था, रखना पड़ेगा, एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही है, दिमाग लगाने के लिए आपके पास साहित्य अकादमी नहीं पूछेगा स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, या आपके पास कोई आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ ऐसे ही पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में इवन पूछा गया है कि साहित्य अकादमी अवार्ड कब आपके पास ऑर्गेनाइज हुआ, यही क्वेश्चन रेलवेज के एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो देखो आपके पास क्या है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एस्टेब्लिश किया, साहित्य अकादमी अवार्ड 1954, ठीक है, में एस्टेब्लिश हुआ था। इस बार जो है मैं आपके पास जो भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, पर मैं आपको जो है, हालांकि साहित्य अकादमी याद रखिएगा आपके पास सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑटोनॉमस है, ठीक है, भारत सरकार ने भले स्टैब्लिश करवाया बट ये सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर सोसाइटी एक्ट में, ठीक है, 1868 में आपके सोसाइटी रजिस्टर होती है, उस कानून के अंतर्गत ये आपके पास है। तो आपके पास दो मैं बताया था, हिंदी और अंग्रेजी, इनका एग्जाम में पूछता है, बाकी जो नहीं आएगा तो भाई किस्मत का खेल है, पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ोगे काफ़ी है, 1 साल कंपाइलेशन है, तो 1 साल में आप लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो आपके पास हिंदी तुमाड़ी के शब्द जो है आपके पोएट्री है बद्रीनारायण की, हिंदी तुमाड़ी के शब्द बद्रीनारायण की है, हिंदी तुमाड़ी के शब्द बद्रीनारायण याद रखिएगा, और अंग्रेजी में है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये नॉवल है अनुराधा रॉय का, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये नॉवल है अनुराधा रॉय का, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है आपके पास एक स्कीम है इसकी, ठीक है, वो है आपके पास आयुर् स्वास्थ्य योजना। इसमें क्या किया जाता है, उन फाइनेंशियल उनको हेल्प करी जाती है उन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने आयुर्वेद में आपका काम किया है, ठीक है भाई साहब। तो पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ने के लिए हमें काम करना ज़रूरी है, चैनल आपका है, फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में आगे बने रहो, पूरी वीडियो देख के जाना, काम की वीडियो है। अगला आपके पास है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो आपकी पहली मैं बताता हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज 18th एडिशन है आपके पास, इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये युद्धाभ्यास है, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है एपीएफसी में भी पूछ सकता है युद्धाभ्यास के बारे में, यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है मई में, उसके बारे में पूछ सकता है, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम होगा, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होगा, मध्य प्रदेश का एग्जाम होगा, जितने स्टेट पीसीएस हैं, एसएससी सीजीएल है, सब में पूछ सकता है। तो युद्धाभ्यास जो है आपके पास औली नाम की जगह है चमोली में उत्तराखंड में, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ। औली आपको पता है विंटर
के लिए भी बहुत, आपके विंटर गेम्स के लिए बहुत फेमस प्लेस है औली। तो औली में आपका जो है 18वां एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास वहाँ पे आपके पास हुआ औली में, ठीक है। अगला है आपके पास अग्नि वॉरियर, ठीक है। ये आपके पास सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ, ठीक है। कहाँ पे? देवलाली में। कहाँ पे हुआ? देवलाली में। ये आर्टिलरी का सेंटर है। आपको पता है तोप होती है ना, बड़ी तोप्स होती हैं, जैसे आपका बोफोर्स है। तो जिस फौज की जिस यूनिट के अंदर में आप कह सकते हो, जिस ऑर्गन के अंडर में वो आता है, उसे हम कहते हैं आर्टिलरी। तोपखाना पुराने ज़माने में बोला जाता था, ठीक है। तो आपका तोपखाना रेजिमेंट उसे बोला जाता था, और या अब आज की डेट में उसे आर्टिलरी बोलते हैं। तो आर्टिलरी जो है आपके पास आर्टिलरी में का सेंटर है देवलाली में। तो वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज हुआ कौन सा, क्या? आपका 12th एडिशन ऑफ अग्नि वॉरियर। किस किस के बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में, याद रखिएगा। 12th एडिशन है इंडिया सिंगापुर का। ये आपके पास है, जैसे मैंने बताया, ये आपका गन जो है इसे हम बोलते हैं आर्टिलरी गन्स। इसमें जो है आपके पास फील्ड, मीडियम, इस तरह की गन्स होती हैं, याद रखिएगा। अगला आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज है संगम, ठीक है। ये इंडियन नेवी के मार्कोस और यूएस नेवी के सील्स के बीच में हुई गोवा में। कहाँ पे हुई? गोवा में, ठीक है। नेवी सील्स आपको पता है यूएस की है। ओसामा बिन लादेन को जो पकड़ने के लिए जो कमांडोज गए थे वो नेवी सील्स के ही थे। और इंडिया की है मरीन कमांडोज। इंडिया की कौन सी है? एलीट फोर्स है मरीन कमांडोज। आर्मी की है पैरा कमांडो। और एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की है कौन सी? इंडियन एयरफोर्स की है आईएएफ की, आपके पास है गरुड़ा। ये भारतीय सेनाओं की है। आईएएफ की गरुड़ा, आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट, और आपके पास नेवी की नेवी सील्स। तो आपका 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हुआ संगम का, ज्वाइंट नेवल फोर्स स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। मैंने बताया इंडिया की स्पेशल फोर्स कौन सी है? जो कमांडोज होते हैं, इंडिया के नेवल कमांडोज, जिन्हें मार्कोस कहते हैं। तो मार्कोस और नेवी सील्स के बीच में ये हुआ गोवा में, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, नेवी सील्स और आपके आर्मी वाले हैं, नेवी सील्स और आपके नेवी वाले हैं, इंडियन नेवी मार्कोस। इसके अलावा 39th कॉर्पेट, इसके क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉर्पेट है इंडोनेशिया और इंडिया का, इसका नाम है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ये आपका पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी की। ये आपके पास 8 से लेकर 19 दिसंबर को ऑर्गेनाइज हुई 2022 में। और इसमें आईएनएस कारमुक, ये जो है आपके पास, इसने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हुआ ये? बेलावान, इंडोनेशिया। ये आपको पता होना चाहिए। पिछली बार एक बच्चे ने लिखा था पिछले जनवरी वालों के लिए कि जनवरी में कि आप एक्सरसाइज के जगह के नाम लिख दीजिए, तो मैंने जगह का नाम लिख दिया है। 39th एडिशन हुआ इंडिया इंडोनेशिया का है, कॉर्पेट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, पेट्रोलिंग आप समझते हो, ठीक है। अगला है आपके पास इंडो कजाक का 6वां एडिशन है, इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसे हम काजिन दे, इसका नाम क्या नाम है? काजिन 22, क्योंकि 2022 में हुआ, इसका नाम इसका काजिन 22 है। और ये कहाँ पे हुआ? उमरोई मेघालय में। कहाँ पे हुआ? उमरोई मेघालय में हुआ है। आप लोग पेपर में नोट कर सकते हैं, अच्छे से देखिए। सिर्फ आप जो है जस्ट फॉर कह सकते हैं ऐसे ही इस वीडियो को मत देखिए, आपने प्रॉपरली नोट्स बना के लिखिए। आप लोग मेरे पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। विश्वास से ही चीज़ें चलती हैं, और आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ वो आपके पास जो एग्ज़ाम है आने वाले हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। बिना उछट पटक के, बिना चिल्ला पापड़ी के मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको काम का कंटेंट मिल जाए। अगला आपके पास ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपको बताया। अगला है इंडो नेपाल का ज्वाइंट एक्सरसाइज है, 16वां एडिशन, हर साल होती है। सूर्य किरण, सूर्य किरण हर साल होती है इंडिया नेपाल की। कभी भी एग्जाम में पूछ ले किस किस के बीच में होगा, तो इंडो नेपाल सीधे मार देना, ठीक है। ये आपके पास कहाँ पे हुई? आपका सलजंडी नेपाल में हुई। सलजंडी नाम की एक जगह है नेपाल में, वहाँ पे आपके पास 16 से 29 दिसंबर के बीच में हुई। ये आपके पास इंडो नेपाल के ट्रूप्स हैं। और आपको पता होना चाहिए इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच में भी एक आपके आप में एक कह सकते हैं एक रिचुअल है, एक परंपरा चली आ रही है कि जो इंडियन आर्मी के जो जनरल होते हैं उसे नेपालीज गवर्नमेंट, और नेपाल आर्मी के जो जनरल होते हैं उन्हें इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? जनरल की उपाधि से नवाजती है, ऑनररी। अगला है आपके पास इंडियन नेवी ने जो है अर्नाला लॉन्च किया, जो कि आपके पास 8 हमारे लॉन्च होने हैं एंटी सबमरीन। आपको पता है सबमरीन पनडुब्बी होती है जो पानी के अंडर में चलती है। अब इस पनडुब्बी के एंटी सबमरीन जो है आपके पास एक आपका एंटी सबमरीन जो है आपके पास क्या किया गया? वॉरफेयर जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। और आपके पास ये किसने? जीआरएसई ने बनाया है, गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये और अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंटी सबमरीन 8 में से एक है, जीआरएसई ने बनाया, ठीक है। याद रखिएगा जीआरएसई आपके पास कलकत्ता में है, कभी भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए जीआरएसई कलकत्ता में है।
गार्डन रीच और शिपयार्ड लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का PSU है। इसका नाम क्या है? अर्नाला। क्या नाम है? अर्नाला। याद रखिएगा, अर्नाला एंटी सबमरीन। 8 बननी है, 1 हमने बना ली है। ये है। अगला है वीर गार्जन 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर गार्जन 23 एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर डिफेंस फोर्स। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो एयर डिफेंस उन्होंने वर्ड यूज़ कर लिया, आर्मी डिफेंस, एयर डिफेंस यूज़ कर लिया। ठीक है, अब वो जो है आपके पास आक्रामक फौज से थोड़ा सा अलग हुए वर्ल्ड वॉर 2 में। आपकी जितनी उनकी त्रासदी हुई उसके बाद आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में आपका 6 और 9 अगस्त को क्या हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, उन पे US आर्मी ने, US एयरफोर्स ने बम फेंक दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद जब US की गवर्नमेंट ने वहाँ पे फौज में बम गिरवा दिए और वर्ल्ड वॉर 2 समाप्ति की तरफ आ गया। और उसमें आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनका नाम था टोजो, जो लीड कर रहे थे। उसके बाद ये डिसाइड कर लिया गया कि भैया ये लोग जो है जापानीज जो है अपने आप को डिसाइड कर लिया कि हम लोग इस तरीके से आक्रामक फोर्स नहीं बनाएंगे। अब उनके पास एयर डिफेंस है। अब स्लोली जो है अपने आप को मजबूत करते हुए जा रहे हैं। पहली आपकी एयर एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की। आपको पता है इंडो और जापान जो है कई जगहों पे अब अपने आप एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास मालाबार भी एक एक्सरसाइज जो होती है वो भी कंडक्ट हो रही है, मालाबार। इसके बारे में आप लोगों को होमवर्क है, आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास वीर गार्जन 2023 फ्रॉम 16 से 26। ठीक है, कहाँ पे हुआ? जापान में। ठीक है, जापान में आपकी एक्सरसाइज जो है कंडक्ट हुई है योकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस में। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। इंडियन एयरफोर्स जो है आपके 4 सुखोई 30 MKI जो एयरक्राफ्ट है उन्हें भेजा है। ये आपका सुखोई 30 MKI होता है। ठीक है, रशियन बेस्ड एयरक्राफ्ट है। कहाँ का है? रशियन बेस्ड एयरक्राफ्ट है। तो रशियन बेस्ड आपका सुखोई 30 MKI है, Su-30 MKI। ये देख सकते हो आप लोग, लार्ज साइज सुखोई 30 MKI है, अपने आप में बहुत ही जबरदस्त बीस्ट है। अगला है आपके पास सी रंगराजन ने अपनी एक किताब लिखी है। सी रंगराजन जो है आपके पास एक्स RBI गवर्नर है। इनकी किताब के बारे में पूछ सकता है और डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सी रंगराजन ने अपनी एक किताब लिखी है जिसके बारे में पूछ सकता है, नोट कर सकते हो। फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। अगला है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। उन्होंने जो है लॉन्च किया है प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल ऑफ BSF। ठीक है, इसमें जो है उनके जो जवान होंगे BSF के जो जवान हैं वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी अकोमोडेशन, आयुष्मान, CFF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, और आपके जो लीव्स हैं वो अपनी मोबाइल पे चेक कर पाएंगे पर्सनल अपना लॉगिन कर। तो ऐप का नाम याद रख लीजिएगा, प्रहरी। ठीक है, प्रहरी, ये होम मिनिस्टर ने लॉन्च करी। अगला आपके पास है लद्दाख जो है आपके पास पहला भारत का, ठीक है, डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो है हेनले विलेज में जो है आपके पास क्या कर रहा है? लॉन्च कर रहा है। ठीक है जी, और आपके पास में क्या है? पावरफुल टेलीस्कोप जो है इंस्टॉल होंगे फॉर स्टार ग्रेजिंग। तो तारों के देखने के लिए आपके पास 18 जबरदस्त आपके लॉन्च होंगे क्या? टेलीस्कोप्स। अगला आपके पास है इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल। ठीक है, जो 12.89 किलोमीटर की जो है डायमेंशन पता होनी चाहिए लॉन्ग। ये जो है 111 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन जो आपके पास है बनिहाल कटरा जो रेलवे लाइन है ना जम्मू कश्मीर में, बनिहाल कटरा जो आपका वैष्णो देवी को कनेक्ट कर रही है जम्मू कश्मीर में, वो कंप्लीट किया गया इंडियन रेलवेज द्वारा। ठीक है जी, याद रखिएगा। और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का। ठीक है जी, याद रखिएगा 12.89 किलोमीटर लॉन्ग है ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये दिसंबर 2022 का करंट अफेयर था। आप लोग जो है इन नोट्स को रख सकते हैं, हर महीने का मैं बना रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इन्हें देखिए, पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी PCS का मैं टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और लोग भी हमारी टीम पे जुड़ रहे हैं। आप लोग जो है साथ में बने रहिए, जर्नी बहुत आगे जाएगी और हम लोग जो है धूम मचा देंगे। आप लोगों के लिए इतना वादा करता हूँ, कोई फालतू कंटेंट इसमें नहीं आएगा कि जो इस कंटेंट से आपका जो पढ़ाई जो है आपकी गड़बड़ आ जाए। तो बता दिया जाएगा, अगर मैंने पढ़ाई के लिए कंटेंट बनाया है तो वो कंटेंट डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।